नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस अंक में हम किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो कल अभ्यास प्रश्न दिए गए थे प्रारंभिक परीक्षा के, उसका मैं आपको उत्तर बता दूंगा। इसके बाद जो है आज के समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सबसे अंतिम में आज के समाचार पत्र पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों का भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। यहां पर सबसे पहले आपको जो कल प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उसका मैं आपको उत्तर बता देता हूं। और यहां पर जो है प्रश्न एक था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर जो है पहला कथन था, प्रकाश स्तंभों को पत्तनन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। दूसरा कथन है, मंत्रालय उन्हें सागरमाला परियोजना के तहत पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहता है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका उत्तर होगा, यानी कि कथन एक और दो दोनों क्या हैं, सही हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 के उत्तर। यहाँ पर जो है आपको जो है एक अभ्यारण्य के बारे में कुछ जानकारियां दी गई थी जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आपका जो है इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसे पूछा जाता है, अभी जो है न्यूज में भी है। तो आपको जो है इस अभ्यारण्य को जो है क्या करना है, याद कर लेना है। आइए देख लेते हैं प्रश्न 3 के उत्तर को भी। और प्रश्न 3 क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा सफरी शब्द किसको संदर्भित करता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या होगा, वो उसका उत्तर होगा, यानी कि मत्स्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना। आइए देख लेते हैं प्रश्न 4 के उत्तर को। और प्रश्न 4 था कि थ्वाइटस हिमनद, जिसे डूम्सडे हिमनद भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको कल दिए गए थे उसके उत्तर को भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या था कि भारत में पूर्व पैक वस्तुओं के संदर्भ में निर्माता को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मुख्य लेबल पर अंकित करना अनिवार्य है। और यहाँ पर आपको 4 बातें दी गई थी और आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 1, 2 और 4 जो कथन को क्या किया गया है, सही बतलाया गया है। यहाँ पर पहला कथन क्या है कि योजक सहित अवयवों की सूची, दूसरा है कि पोषण जानकारी, और चौथा है शाकाहारी या मांसाहारी। तो आपने भी देखा होगा कि जो ऊपर लेबल लगा होता है उसमें जो है ये सारी जानकारियां रहती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए अब आज के समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है आज के समाचार के पेज संख्या 12 पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आई है, जिसका शीर्षक है नॉर्थ ईस्ट रीजन फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एमिड पेंडेमिक। तो यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो है एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम कहते हैं नस्लीय भेदभाव का जो है मामला सामने आया है इस पेंडेमिक में भी, यानी कि कोविड-19 के दौरान। आइए देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे परीक्षा के लिए। यहाँ पर जो है भारतीय काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी कि ICSSR द्वारा जो है नस्लीय भेदभाव पर आधारित एक अध्ययन किया गया था, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ जो घृणा और अपराध है उस पर आधारित था। यहाँ पर जो है ये जो अध्ययन है देश के 6 महानगरों में किया गया। यहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में क्या किया गया है, ये अध्ययन किया गया है। आइए देख लेते हैं कि इस अध्ययन में कौन कौन सी मुख्य बातें निकल करके सामने आई हैं। देखिए अध्ययन में ये पाया गया है कि जितने भी लोगों ने इस अध्ययन में भाग लिया उसमें से 78% लोगों का ये मानना है कि उनकी शारीरिक बनावट के कारण जो है उनके साथ जो है इस तरह का व्यवहार होता है। जैसा कि यहाँ पर भी इस न्यूज़ में भी बताने की कोशिश की गई है कि पूर्वोत्तर भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनकी बनावट जो है कुछ हद तक जो है चाइना के लोगों से मिलती है। तो यहाँ पर जो है अन्य भाग के जो लोग हैं, हमारे देश के जो अन्य भाग में रहने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से उन्हें चाइनीज समझ लेते हैं, चाइना का आदमी समझ लेते हैं और उनके खिलाफ जो है बहुत ही
गलत तरीके से नस्लीय भेदभाव वाली टिप्पणियां करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों का भी यही मानना है कि उनकी शारीरिक बनावट के कारण जो है भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है इस तरह की बातें बोलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी ने जो है ये रिसर्च, ये अध्ययन किया है और यहाँ पर जो है ये पाया गया है इन सभी बातों को। यहाँ पर जो है इस अध्ययन में जो है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप कि 2020 का रिपोर्ट की भी चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर जो है नस्लीय भेदभाव जो होते हैं पूर्वोत्तर के लोगों के साथ, उसमें क्या हुआ है, उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। और यहाँ पर यह डेटा दिया गया है कि लगभग फरवरी और 25 मार्च 2020 के बीच जो है नस्लीय भेदभाव और घृणा के कम से कम 22 मामले जो है यहाँ पर पाए गए हैं, उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो नस्लीय भेदभाव जो हो रहे हैं उसकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। और देखिए यहाँ पर यह बात साफ साफ कही जा रही है कि कोविड-19 के दौरान जो है ये जो है बातें और बढ़ चढ़ करके सामने आई हैं, मतलब इसमें कमी नहीं हुई। ऐसे समय में भी लोग क्या कर रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है कुछ गलत बातें कर रहे हैं, यानी कि जो है उनके खिलाफ जो है अभी भी जो है नस्लीय भेदभाव जो है रुका नहीं है। यहाँ पर जो है इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2014 में जो है एमपी बिजरबरुआ समिति ने आईपीसी के सेक्शन 153 सी और 509 ए के तहत सिफारिश की थी कि इसमें क्या किया जाए, चेंज किया जाए। और कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है नस्लीय भेदभाव वाली कोई भी टिप्पणी करता है पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ, तो उसे क्या माना जाए, एक अपराध माना जाए। और यहाँ पर जो है उसके खिलाफ कम से कम 3 से 5 सालों की क्या हो, उसे सजा हो। और इसके साथ साथ जो है फाइन का भी क्या किया जाए, इंतजाम यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर जो है एमपी बिजरबरुआ समिति ने यह कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे जो अपराध है उसे क्या किया जाए, नॉन बेलेबल अपराध की सूची में रखा जाए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मामले पहले भी ऐसे आते रहे हैं। यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कर्मा दोरजी और अन्य बनाम भारत संघ का जो मामला था 2014 में, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो है नस्लीय घृणा और हिंसा की रोकथाम और निगरानी के लिए कई सिफारिशें की थी। यानी कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ जो है बहुत सारे जो है मामले देश में अलग अलग जगहों से सामने आए थे। और यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि इन सभी की रोकथाम के लिए जो है बहुत सारी काम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी ठोस जो है कदम उठाया नहीं गया है। तो यहाँ पर जो है अंतिम 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये मामला क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। आइए देख लेते हैं अपने अगले न्यूज़ को। और यहाँ पर पेज नंबर 9 में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है इंडिया साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के बातें की गई है और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरते हैं तो यह पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छी बात होगी। यहाँ पर जो है शुरुआत में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं उन दोनों के द्वारा जो है भारत के साथ संबंध सुधारने के ऊपर जो है कुछ बातें फरवरी के महीने में कही गई। यहाँ पर जो है कोलंबो में दिया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ एक कश्मीर का मुद्दा है जो जटिल है, बाकी सारे मुद्दे जो है वहाँ पर आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दोनों सेनाओं की तरफ से जो है सीमा पर जो है एक तरीके से युद्ध विराम की क्या की गई, घोषणा की गई है, सीज फायर का क्या किया गया है, घोषणा किया गया है। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर ये एडिटोरियल लिखा गया है। आइए जान लेते हैं इस एडिटोरियल में जो है कौन कौन सी बातें हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि पूरा विश्व भी यही चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो, संबंध सुधरे, जिससे कि एक तरीके से जो साउथ एशिया है, दक्षिणी जो एशिया है, उसमें जो है व्यापार का माहौल अच्छा हो सके। यहाँ पर जो है सार्क का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सार्क जो है अपने जो है पूरी पोटेंशियल में जो है काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके 2 बड़े मेंबर हैं भारत और पाकिस्तान, वो जो है उनके बीच जो है रिश्ते जो है क्या है, ठीक नहीं है, जिसके कारण जो है सार्क जो है पूरी तरीके से जो है सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है विश्व बैंक का एक प्रकाशन जिसका शीर्षक है ए ग्लास हाफ फुल, इसके अलावा एशियाई विकास बैंक,
यूरोपीय संघ का भी जिक्र किया गया है और ये सारे एक ही बात चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो, रिश्ते सुधरें। और यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि जिस तरीके से सार्क जो है काम कर सकता था वो इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो है भारत और पाकिस्तान जो कि इस संगठन के दो सबसे बड़े क्या हैं, मेंबर हैं, उनके बीच में क्या है, रिश्ते ठीक नहीं है। यहाँ पर जो ये कहा गया है कि भारत को जो है इस टाइम का जो है फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई किस तरीके से भारत अकेले जो है पूरे के पूरे दक्षिण एशिया को जो एक तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाता है। यहाँ पर जो है भारत के बारे में कुछ डेटा दिया गया है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है 2016 के एक डेटा को उठा करके ये बताने की कोशिश की गई है किस तरीके से भारत भूमि क्षेत्र, जनसंख्या और वास्तविक जीडीपी के मामले में पूरे के पूरे जो सार्क जो नेशन है, जो इसके मेंबर हैं, उनमें सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुल भूमि जो है यहाँ पर उसके दक्षिण एशिया में जो है कितनी है, 62% है। जनसंख्या के मामले में क्या है वो 75% है और यहाँ पर जीडीपी के मामले में वो कितना है, 83%। यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में विकास की जो गंगा है उसे बहा सकता है। यहाँ पर अगर भारत चाहे तो जितने भी आसपास के गरीब देश हैं उनमें जो है व्यापार का जो है एक माहौल बना सकता है। और यहाँ पर यह बताया गया है सार्क के बारे में कि अगर आप देखें तो कंपेयर करें अगर आप भारत की जीडीपी से दूसरे जो बड़े यहाँ पर देश हैं तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी को कंपेयर किया गया और कहा गया कि उनकी जीडीपी क्या है 7.6% और बांग्लादेश की कितनी है 5.6%। और यहाँ पर देखिए इंडिया कितना है तो 83%। यानी कि भारत अगर चाहे तो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो है क्या कर सकता है, एक पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है विकास के रास्ते पर लेकर के जा सकता है। यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि जो सार्क है जिसमें अगर देखा जाए पूरे देशों को मिला करके तो उसकी जो आबादी है वो 1.9 बिलियन है। सारे देशों को अगर हम मिला लेते हैं जो भी सार्क संगठन के मेंबर हैं उनकी आबादी को अगर मिला लेते हैं तो वो कितनी है 1.9 बिलियन। और यहाँ पर देखा जाए तो उनका जो है जीडीपी कुल मिला करके वो कितना है 12 ट्रिलियन डॉलर का बैठता है। अगर इसका जो है आप तुलना करते हैं आसियान देशों से तो आपको मिलेगा कि उनकी जनसंख्या क्या है सिर्फ 700 मिलियन और जबकि उनका जो जीडीपी है यहाँ से कम है वो क्या है 9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाते हैं और भारत अपने फुल पोटेंशियल से काम अगर करता है तो यहाँ पर जो है आपका जो सार्क है वो आसियान के मुकाबले जो है ज़्यादा सफल हो सकता है। और इसी बात को बताने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है डेटा दिए गए हैं। ये डेटा हमारे एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है जब भी आपको मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सार्क की सफलता के लिए जो भारत किस तरीके से एक महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर आपको इन सब डेटा का यूज करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेटा, आप इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम में जो ये बताने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि किस तरीके से आज के टाइम को जो है भारत यूज कर सकता है और एक तरीके से जिस तरीके से 1972 में चाइना का जो है विकास गाथा शुरू हुआ था उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी विकास को रफ्तार को भी बढ़ा सकते हैं और साथ साथ जो हमारे जो पड़ोसी हैं खासकर जो सार्क के देश हैं उनके यहाँ भी विकास को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए अब एक और एडिटोरियल को देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 9 पे छपा है जिसका शीर्षक है स्केलिंग अप वैक्सीन प्रोडक्शन। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है कोरोना की जो है दूसरी लहर चल रही है और यहाँ पर जो है सारे लोग जो है वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और यहाँ पर जो है ये खुल करके अब सब बात सामने आ गई है कि भारत में जो है वैक्सीन की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। बहुत सारे स्टेट के द्वारा जो है केंद्र सरकार से जो है वैक्सीन मांगी जा रही है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में जो है कौन सी बातों को उठाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में सरकार को यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर में जो है जो कोविड-19 के जो टीकों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए सरकार के पास कौन कौन से कानूनी साधन है और सरकार को जो है इन साधनों का उपयोग करके हमारे देश में जो है
कोरोना वैक्सीन के जो टीके का उत्पादन है उसे बढ़ाना चाहिए, उसके पास जो है पर्याप्त कानूनी साधन जो है मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है दो साधनों की चर्चा की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर बोला गया है नॉन आईपी बेस्ड सोल्यूशन, यानी कि गैर आईपी आधारित समाधान की यहाँ पर चर्चा की गई है लेखक के द्वारा। और क्या कहा गया है देखिए समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है 1897 के महामारी रोग अधिनियम की धारा 2 में महामारी के प्रकोप के दौरान सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो सारे उपाय करे जो इसके प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि 1897 का जो महामारी रोग अधिनियम है, इसकी धारा 2 जो है वो भारत सरकार को ये अधिकार देती है कि वो अगर देश में कोई भी महामारी फैली है तो उसके प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकती है। आपको याद रखना है 1897 महामारी रोग अधिनियम का धारा 2। यहाँ पर जो है दूसरा बात ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26B का यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार को एक महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दवा की बिक्री, निर्माण और वितरण को विनियमित करने का अधिकार है। यानी कि भारत की जो सरकार है, भारत में बनने वाले जो कोरोना वैक्सीन के टीके हैं उसका जो है बिक्री, उसका निर्माण और उसका वितरण किस आधार पर होना चाहिए वो पूरी तरीके से क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और ये जो अधिकार है उसे कहाँ मिलता है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26B के तहत। तो ये धाराएं जो है आपको याद रखनी है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकार जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए, यहाँ पर खास करके जो ये बात है वो SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसे जो है, जो कि हमारे देश में क्या कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, उनके बारे में कही जा रही है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों ये बात आई भी थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार को ये कह रहा है कि उसे अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो वो क्या कर सकता है, एक नई फैसिलिटी को यहाँ पर बना सकता है जिससे कि जो वैक्सीन को बनाने की जो रफ्तार है वो क्या हो सकती है, तेज हो सकती है। तो यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, इन कंपनियों को जो कि भारत में कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं उनको क्या कर सकती है, ऋण दे सकती है ताकि जो है कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को क्या किया जाए, यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो ये जो बातें हैं वो गैर आईपी आधारित समाधान में कही गई हैं। यहाँ पर जो है लेखक के द्वारा जो है आईपी आधारित समाधान की भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर जो है कहा गया है कि पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 100 के तहत केंद्र सरकार के पास सरकार के उद्देश्यों के लिए किसी भी पेटेंट या पेटेंट आवेदनों का उपयोग करने के लिए किसी को अधिकृत करने का जो है अधिकार है, उसके पास ये शक्ति है। कहने का आशय ये है कि मान लीजिए जो SII है यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, एक कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है, भारत बायोटेक क्या कर रही है, कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। और अभी देखा जा रहा है कि भारत में बहुत ही तेजी से जो है कोरोना के वायरस जो है फैल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चूंकि पेटेंट SII और बायोटेक के पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसके रफ्तार को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि भारत सरकार अपने पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 100 के तहत क्या करे, दूसरी कंपनियों को जो है ये अधिकार दे कि वो भी क्या कर सकते हैं, इन वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ पर आपको याद रखना है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 100 के तहत यहाँ पर जो है सरकार ऐसा काम कर सकती है। यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प भी सुझाया गया है और कहा गया है कि दूसरा विकल्प पेटेंट अधिनियम की धारा 92 का उपयोग करना है, जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक आग्रह की परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंस यानी कि पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद के निर्माण के लिए जारी किया गया लाइसेंस जारी करने का अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है कि वही बात कही जा रही है कि अगर आप जो है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 92 का उपयोग करते हैं तो आपको जो है उस कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है जिस कंपनी के पास क्या है, इसका पेटेंट है। आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में देखिए चूंकि यहाँ पर जो है कोरोना वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बहुत ही क्या हो सकती है, गंभीर स्थिति है। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जो है भारत सरकार जो है क्या कर सकती है, इन परिस्थितियों में जो है
पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 92 के तहत क्या कर सकती है, इन कंपनियों के पास जो पेटेंट हैं उनको बिना पूछे जो है क्या कर सकती है, दूसरी कंपनियों को जो है इनके उत्पादन का जो है लाइसेंस दे सकता है। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से, कौन कौन से वैसे कानूनी साधन है जिससे कि सरकार क्या कर सकती है, भारत में जो है कोरोना वैक्सीन को जो है उत्पादन को जो है बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो जो अधिनियम यहाँ पर बताए जा रहे हैं और जो जो धारा का इस्तेमाल भारत सरकार कर सकती है, यहाँ पर जो है इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि सरकार के पास एक और विकल्प उपलब्ध है। जैसे कि कुछ टिप्पणीकारों ने बताया है कि सभी कोविड-19 जो वैक्सीन है उनकी जो परियोजनाएं हैं बनाने की, वो करदाता के पैसे से क्या है, वित्त पोषित है। यानी कि जो करदाता, यानी कि हम लोग जो पैसे देते हैं टैक्स के रूप में सरकार को, उसी से सरकार क्या कर रही है, फंडिंग कर रही है। और वहां पर जो है इसके चलते क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है उसी पैसे से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे मामलों में जो है सरकार क्या कर सकती है कि उसके आईपी अधिकार जो है किसी कंपनी को नहीं दे सकती, ठीक है ना। वो क्या करे, उसके जो आईपी अधिकार यानी कि पेटेंट जो है वो क्या करे, किसी कंपनी को नहीं दे, और अगर वो किसी कंपनी को देता भी है तो उसे वो लागू ना करे। इससे होगा ये कि मान लीजिए आप किसी को पेटेंट नहीं देते हैं तो भारत सरकार के पास क्या होगा, ये अधिकार होगा कि वो बहुत सारी कंपनियों को जो है उस वैक्सीन को बनाने का क्या दे सकती है, लाइसेंस दे सकती है। यहाँ पर जो है अंतिम में ये बात भी बताई गई है कि भारत सरकार को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों का भी जो उत्पादन क्षमता है उसका भी यूज करना चाहिए। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनका उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोना वैक्सीन के निर्माण को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भी कोरोना वैक्सीन हमारे देश में बनाई जा रही हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, उनके लाइसेंस हम क्या करें, सरकारी कंपनियों को भी दें जो दवा बनाने में सक्षम है। इससे होगा ये कि बहुत ही जल्दी और तुरंत क्या होगा, हमारे देश में जो है कोरोना वैक्सीन बनाने की जो रफ्तार है उसकी उपलब्धता जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। और इन गंभीर परिस्थितियों में जो है सरकार के पास वो कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, कानूनी आधार हैं जिसका उपयोग करके वो क्या कर सकते हैं, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत कुछ नई बातें यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी। तो जो जो धाराएं हैं उसे जरूर आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, कभी भी आपको जो एग्जाम में ये काम आ सकती हैं। आइए अब एक और न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि मिलिट्री एक्सरसाइज इन बांग्लादेश इंड्स। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि 10 दिनों का एक बहुत ही लंबा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है बांग्लादेश में चला है, और जिसका नाम आपको याद रखना है, और नाम क्या है, शांतिर ओगेर सेना। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 4 देश जो कि भारत, रॉयल भूटान सेना, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश की सेना ने यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया है। और यहाँ पर जो है अमेरिका, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर क्या थे, एक तरीके से पर्यवेक्षक के रूप में थे। तो यहाँ पर जो है आप कम से कम इस एक्सरसाइज जो किया गया है उसका नाम जरूर याद रखेंगे, और मैंने नाम क्या बताया, शांतिर ओगेर सेना। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही परियोजना ब्रेनवेव क्या है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पहला ऑप्शन क्या है, वास्तविक समय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जिसे मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया। और तीसरा है कि अमेजन द्वारा विकसित आभासी निजी सहायक। और चौथा है फेसबुक की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सस्ती इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। तो यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आया था कि माइक्रोसॉफ्ट टू बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म। तो यहाँ पर जो है ये एक डील हो रही है माइक्रोसॉफ्ट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म के बीच में, जो कि 19.7 बिलियन डॉलर की है। तो यहाँ पर जो है उसी को लेकर के जो है ये प्रश्न बनाया गया। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रेन वेव परियोजना है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है इसका उत्तर क्या होने वाला है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 81 बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और आपका पहला कथन है कि 81 बॉन्ड की कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है
क्योंकि ये सतत बॉन्ड है जो बैंक के पास रहता है। दूसरा है, बैंकों के पास एक कॉल विकल्प होता है जिसका उपयोग बैंक निवेशकों के इन बॉन्डों को खरीदने के लिए कर सकते हैं, लेकिन धारकों के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है 81 बॉन्ड के बारे में चर्चा की गई है। और यह चर्चा क्यों की गई है? क्योंकि आज के समाचार पत्र में आपको एक न्यूज़ मिलेगा जिसमें कहा गया है कि यस बैंक फाइंड 25 करोड़ इन 81 बॉन्ड केस। यहाँ पर जो है सेबी के द्वारा यस बैंक पर जो है 25 करोड़ का जो है फाइन लगाया गया है, और ये फाइन जो है 81 बॉन्ड पर आधारित है, उसको लेकर के है। यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 81 बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसिक्योर बॉन्ड होते हैं जो सदा के लिए होते हैं। इन प्रकार के बॉन्डों का कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा है, बैंकों के पास क्या होता है? एक कॉल विकल्प होता है, और बैंक क्या कर सकते हैं? उस विकल्प का यूज करके जो निवेशकों से जो है उसे फिर से वापस खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी के आधार पर जो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, और मैंने जो है आपको इन दो कथनों के बारे में भी डिटेल में यहाँ पर बता दिया है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन का कथन सही है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? और पहला आपका है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है कपास, चौथा है जौ, और पांचवा है मक्का। और यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको बताना है कि इन 5 जो फसलें हैं उनमें से कौन से जो है खरीफ फसल है। तो आप सभी जानते हैं खरीफ के बारे में, ठीक है। तो खरीफ जो है जून और सितंबर के बीच में क्या है? बोया जाने वाला फसल है, और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो राइस, कॉटन, बाजरा, मैज, ज्वार और तूर। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 फसलें मैंने आपको दी हैं उनमें से कौन कौन सी फसल जो है वो क्या है? खरीफ फसलें हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। और दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त की राय को वैध माना जाता है, क्योंकि वह चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। और आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जो है क्यों बना है। तो यहाँ पर जो है आज के पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है, और यहाँ पर खबर क्या है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है सुशील चंद्रा को जो है क्या बनाया है? नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाम याद रखना है आपको, क्या है? सुशील चंद्रा, जो कि भारत के क्या होंगे? अगले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो यहाँ पर जो है उन्हीं को लेकर के आपका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के जो एक क्वेश्चन बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत के इलेक्शन कमीशन में जो है 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें क्या होते हैं? 3 आयुक्त होते हैं। एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। यहाँ पर जो है पहला कथन कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, ठीक है ना। आप ये बात समझ रखिए कि 3 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, तीनों की शक्तियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर कैसे होती हैं? कि अगर कोई जो है क्या है मामला जो है फंसा हुआ है, किसी मामले में जो है तीनों का जो है क्या है मतभेद है उनके विचार में, तो क्या होगा? यहाँ पर जो है मुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी राय को जो है नहीं माना जाएगा, बैठक होगी, और तीनों में से जिधर बहुमत होगा, मान लो 3 में से 2 लोग जो है क्या है एक तरफ जो है अपने विचार रखते हैं, और एक व्यक्ति जो है अपना विचार दूसरी तरफ रखता है, तो जिधर 2 लोग होंगे उन्हीं विचार को क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, उसे ही माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तीनों आयुक्त हैं उनके पास जो क्या है? पावर सेम होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2 कथन है उसमें से कौन सा सही है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं की एक रचना है। और दूसरा है कि पुष्य मार्ग का दर्शन माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित
कुछ मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है कि पाकिस्तान के साथ शांति केवल एक द्विपक्षीय मामला नहीं है, बल्कि भारत के लिए दक्षिण एशिया को बदलने के लिए आवश्यक है। इस कथन का विश्लेषण करें। तो जैसा मैंने आपसे एडिटोरियल की चर्चा में ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर शांति होती है तो वो उन देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के लिए क्या है, एक तरीके से अच्छा होगा। सारे के सारे जो सार्क कंट्री हैं और पूरी तरीके से दक्षिण एशिया जो है उसमें क्या होगा, खुशहाल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको उत्तर की जब संरचना करनी है तो हाल के दिनों में आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के सेना प्रमुख के द्वारा जो बातें कही गई हैं शांति को लेकर के, उसका आप जिक्र कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप मुख्य भाग में वो सारे डेटा जो मैंने आपको पढ़ाते समय दिए थे कि भारत किस तरीके से जीडीपी के मामले में जो है पूरे दक्षिण एशिया में क्या है, सबसे बड़ा है। और अगर वो आगे बढ़ता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है, शांति होते हैं, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दक्षिण एशिया में समृद्धि आएगी, व्यापार बढ़ेगा और एक तरीके से यह पूरे के पूरे सार्क कंट्री और दक्षिण एशिया को क्या करेगा, एक तरीके से विकास के रास्ते पर लेकर के जाएगा। तो इन सभी डेटास का आप जिक्र कर सकते हैं और अपनी बातों को सही ठहराने का आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्या है कि भारत सरकार के पास वह कौन से कानूनी साधन है जिसका उपयोग करके सरकार भारत में कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सकता है, अपनी राय रखें। तो मैंने जो है आपको जो है यहाँ पर उस एडिटोरियल को पढ़ाते समय जो है उन सारी बातों पर क्या है आपको ध्यान दिलाया था, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ये बताने का प्रयास करेंगे आखिर भारत सरकार को जो है ये क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो क्या करे, इस क्षेत्र में इंटरफेयर करे। यानी कि जो भारत में जो वैक्सीन की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार कानूनी मदद क्यों ले, इसकी आप जिक्र करें। आप बता सकते हैं कि भारत में जो है एक तरीके से कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ऐसे गंभीर स्थिति में भारत सरकार को क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी और वो सारे विकल्प देखने होंगे जिससे कि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि गैर आईपी आधारित अधिनियम और आईपी आधारित जो अधिनियम है उसकी आप यहाँ पे जरूर चर्चा करें। आप बताएं कि भारत सरकार के पास वो कौन कौन से जो है कानूनी अधिकार हैं, आधार हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है और उसके आधार पर जो है भारत में जो है कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का अंक समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।